गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो आज अपना बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये जो चैप्टर है बच्चों, आप ये समझ लो कि अभी तक अपन स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे या कुछ वर्क वगैरह कर रहे थे या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। अब चीज़ें घूमेगी इन द सेंस कि अब वहाँ पे जो मोशन हो रहा होगा वो राउंड मोशन हो रहा होगा, सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, और इसी से रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज है वो अपन आज डील करेंगे। ये देखेंगे कि सर्कुलर मोशन कैसे होता है, किस तरीके से सर्कुलर मोशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, इसकी काइनेमेटिक्स से अलग इसको क्यों पढ़ाया जाता है सर्कुलर मोशन का, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो इसको डिफर करती है, जैसे पेंडुलम वगैरह हो गया, या आपने देखा होगा ब्रेकर वगैरह जब हम बनाते हैं तो ब्रेकर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपन ध्यान में रखते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो सर्कुलर मोशन के अंदर आएगी। ये एक टाइप से एड ऑन है अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो सेंटर ऑफ मास। अब बड़ा चैप्टर आने वाला है बच्चों, इसलिए अभी तक जिस भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है या कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी से सभी बच्चे वर्क पावर एनर्जी के मेंस ऑब्जेक्टिव के मुझे डाउट्स भेज दें। सभी बच्चे, मैंने आप लोगों को कल बोला था आप लोगों के पास आज का और कल का टाइम है, आप लोग आराम से यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी का कंप्लीट मुझे होमवर्क भेज सकते हो, अलोंग विद, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अलोंग विद जेईई मेन ऑब्जेक्टिव, जेईई एडवांस ऑब्जेक्टिव। और जो नीट वाले स्टूडेंट है प्लीज़ आप सभी आप लोगों का भी एक्सरसाइज 1 और 4 का जो होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आप लोग मुझे डाउट भेज दें, ठीक है, ताकि आप लोगों का डिस्कशन वीडियो आ जाए। तो चलो बच्चों, अब अपन बात करते हैं अपने चैप्टर के लिए। चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन पे सबसे पहले बात करने से पहले अपन कुछ चीजें इसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कैसे, पहले तो किस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, कौन सी मोशन होगी जो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले जानने के लिए अपने को एक चीज पता है, किसी भी पार्टिकल को अगर किसी एक फिक्स पॉइंट से अगर रोटेट कराया जाए या घुमाया जाए इस तरीके से कि उसकी उस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहे। जैसे मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इस तरीके से मूव कर रहा है कि इससे हमेशा जो डिस्टेंस है वो फिक्स होने वाली है। क्या हो रही है, इससे हमेशा जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो, देखो बच्चों, कि ये रेडियस, ये फिक्स पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सेंटर, और ये हमारा क्या हो चुका है, पार्टिकल। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं, सॉरी मैंने ऑटो फोकस ऑफ नहीं कर रखा था। तो चलो अब अपन बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन की मैंने डेफिनेशन की क्या बताई, डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा, तो सबसे पहले डेफिनेशन के लिए क्या होगा, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट will remain constant when a particle moves from a fixed point such that its distance remain constant from that fixed point, that motion is called as circular motion। क्या चीज बोली बच्चों, कि सर्कुलर मोशन जो होगी उसके अंदर मैंने क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताई, कि कभी भी कोई पार्टिकल है अगर वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है, किससे, फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मतलब जैसे ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना वो क्या कहलाती है, वो तो रेडियस कहलाती है। अब यहां से गए कहीं पे भी गए, हमेशा जो डिस्टेंस है वो रेडियस की इक्वल है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, दैट फिक्स्ड पॉइंट is called as center and
द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। क्या चीज बोली कि जो फिक्स पॉइंट होता है उसको तो हमने क्या नाम दिया, सेंटर, और जो डिस्टेंस होती है उसको क्या नाम दिया, रेडियस। ठीक है, यानी कभी भी किसी भी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कब कहलाएगा, जब उसकी किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हैं जो अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट की तो कैसे बात करेंगे, क्योंकि सर हम हमेशा अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो अपन यहाँ कैसे चर्चा करेंगे। एक्चुअल में जब डिस्टेंस बराबर ही रहती है तो फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे देखा जा सकता है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एंगल की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे एंगल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो ये हमारा एक सर्किल है, क्या है, सर्किल। यहां से एक पार्टिकल स्टार्ट हुआ, कहां से, ए पॉइंट से, ठीक है, वो पहुंच गया कहां पे, बी पॉइंट पे। तो ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब मुझे एक चीज पता है कि ए पे कहूं या बी पे कहूं, दोनों की जो डिस्टेंस है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। पर फर्क क्या है बच्चों, जब वो यहां से बी पॉइंट पे गया तो उसका एंगल जो था वो चेंज हो गया। एंगल क्या हो गया, चेंज। मतलब पहले वाली अगर मैं कहूं कि ए की डायरेक्शन ओ के रिस्पेक्ट में कैसी थी, तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में थी। समझ लो कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ जो स्टैंडर्ड होता है, तो ओ के रेस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन कौन सी थी, ईस्ट की तरफ। पर जब मैं बी की बात करूंगा ओ के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन, तो क्या वो मुझे नॉर्थ ईस्ट दिखेगी, यानी उनके बीच में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, यानी डायरेक्शन तो कहीं ना कहीं चेंज हो चुकी ना, डिस्टेंस फिक्स है, तो क्या हुआ, यानी जब भी हमारे से सर्कुलर मोशन में बात करी जाएगी तो हम हमेशा क्या करेंगे, सेंटर से एंगल देखेंगे, जिसे ही क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अपन इसके अंदर क्या चीज बोल रहे हैं कि सिंस इन सर्कुलर मोशन the distance of each point is constant, so we deal with the angle made at center. In circular motion, the distance remain fixed at each and every point, so we deal with the angle made at center. मतलब सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा ना, उससे अपन यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। और वो एंगल से ही अपन क्या बता पाएंगे, उसकी पोजीशन, जिसे अपन क्या कहते हैं, विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें भैया, सबसे पहले चर्चा करते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहली चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं अपन, पहली डेफिनेशन जो हमारे पास आने वाली है वो किसकी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो ध्यान से देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, द एंगल मेड angle rotated by particle at center of circle is called as circular motion, is called as angular displacement। क्या होता है कि जो एंगल रोटेट हो रहा होगा पार्टिकल के थ्रू, जो सेंटर ऑफ द सर्किल पे बन रहा होगा, उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी पहली चीज, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, वो क्या होगी, रेडियन या फिर डिग्री, ऐसे। सेकंड, अगर अपन बात करें
यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन और डिग्री है, पर एक चीज ध्यान में रखना, दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मतलब अपन इसको डायमेंशन के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमारे से पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप क्या जानते हो, यूनिट इसकी रेडियन होती है, डिग्री भी होती है, ज़्यादा प्रेफरेंस हमेशा रेडियन को दी जाएगी, पर अगर हमारे से पूछा जाए तो इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। और ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा यूनिट डायमेंशन के अंदर, जब अपन यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना। फिर सेकंड अगर अपन बात करें तो इसके लिए क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं इसको अलग ही पेन से आपको बता दूं ताकि आप लोगों को याद रहे। अगर अपने से पूछा जाए बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस टाइप की क्वांटिटी होती है, तो इसमें दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों होता है कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपके बोल रहे हो स्केलर और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। जब आप लार्ज एंगल की बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, तो लार्ज एंगल के पास अगर आप देखोगे तो हर एक जो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे आर्क के अंदर, उनके पास बहुत अलग अलग डायरेक्शन होगी। जबकि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो उसमें जो पॉइंट होंगे उनके पास एक यूनिडायरेक्शनल होगी। तो उन सबकी अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से और इनकी सिंगल डायरेक्शन होने की वजह से स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो किस में रखा जाता है, वेक्टर के अंदर, और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किसके अंदर रखा जाता है, स्केलर के अंदर। तो अपन ये कह सकते हैं कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी but the small angular displacement is vector quantity due to its unidirection। ठीक है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, अब आपने जब चर्चा कर ही ली है सर डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के बारे में भी बता दो। तो डायरेक्शन कैसे देखी जाती है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन हो रहा है, गिवन बाय इफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन, तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड, जिसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर मैं कहूं इफ क्लॉकवाइज, तो आप कह सकते हो इनसाइड, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रॉस। तो इफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में देखो मैं आपको बता देता हूं, ये अपना एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो गया और ये क्या हो गया अपना क्लॉकवाइज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, राइट हैंड थंब को क्या करो, घुमाओगे तो राइट हैंड रूल से अगर अपन देखेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन आ रही है वो आउटसाइड आ रही है, इसलिए इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पे क्रॉस से, क्योंकि जब आप मोशन देखोगे तो इसमें इनसाइड आ रही है और इसमें क्या आ रही है, आउटसाइड। यही रीजन होता है जब अपन हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर के अंदर जो विंग्स है वो घूमना स्टार्ट होती है, तो हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे ही मूव करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। या आप देखो फैन वगैरह के अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, फैन यूं घूम रहा होता है ना, तो फैन अगर यूं की तरफ, अब जब फैन घूम रहा होगा तो क्या करेगा, ये हवा को जो फोर्स, मतलब फैन के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा किधर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो हवा है वो उस पर रिएक्शन फोर्स किधर लगाता है, नीचे की तरफ। तभी तो देखो आप हमेशा देखना सबके घरों में जितने भी फैन लगे होंगे ना वो एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। कारण उसके पीछे क्या होता है, जब अगर अपने से कभी कोई पूछे कि बताइए कि फैन जब स्टैटिक कंडीशन में होता है या मूविंग कंडीशन में होता है तो उसके वेट में क्या फर्क आता है, फर्क आता है। कैसे आता है, स्टैटिक कंडीशन में मान लो उसका मास था 5 kg, तो जब मूविंग कंडीशन में होगा तो देखो वो क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा होता
सॉरी इधर की तरफ अगर आप लोग मुझे उल्टा देख रहे होंगे तो क्या होगा, वो ऐसे घूम रहा है, यूं ऐसे मोशन कर रहा होता है ना, तो उसकी वजह से वो हवा को किधर फेंकता है, नीचे की तरफ। तो हवा उस पर रिएक्शन फोर्स किधर लगाएगी, ऊपर की तरफ। अब सीधी सी बात है, देखो ध्यान से समझना बच्चों, यूं घूमेगा ऐसे, तभी तो क्या होगा, इधर की तरफ अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तभी तो क्या होगा, एयर नीचे की तरफ आएगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ आया, नीचे। अब जब हवा नीचे आई तो हमारे को पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर आपने हवा तो नीचे की तरफ कर दी, तो हवा जब नीचे की तरफ आ रही होगी तो हवा उस पर रिएक्शन फोर्स किधर लगाएगी, ऊपर की तरफ। इसका मतलब अपने से ऐसे ये पॉइंट भी अपने ध्यान में रखने का है कि जब भी कोई मूविंग कंडीशन होती है फैन वगैरह की, तो उसका जो स्टैटिक मास होता है वो ज्यादा होता है मूविंग कंडीशन से, क्योंकि मूविंग कंडीशन के अंदर तो वहां पे क्या हो जाता है, जो एयर का जो रिएक्टिव फोर्स होता है वो उस पे ऊपर की तरफ लग रहा होता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव मास या इफेक्टिव वेट जो है उसका कम हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो हेलीकॉप्टर वगैरह में क्या होगा, उसमें हेलीकॉप्टर में जो विंग्स है उनको ऐसे घुमाया जाता है ताकि डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ आए, ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? तो फैन जो उसके जो शाफ्ट होते हैं ना वो ऐसे घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर आता है, ऊपर की तरफ। और आप हमेशा देखना, जब वो आपको जिधर की तरफ उस हेलीकॉप्टर को घुमाना होगा, आप जब भी मूवमेंट देखोगे तो आप ये देखना, जैसे मान लो कि मैं आपको एक सीधी सी चीज बताता हूं, ये हो गए हमारे, ये हेलीकॉप्टर के 3 विंग्स है जो कितने पे है, 120 डिग्री पे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे घूमे, सॉरी यूं घूम रहे हैं इधर की तरफ। ठीक है, तो इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो हेलीकॉप्टर क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ उठा। कैसे उठा, जैसे यहाँ पे था, ध्यान से समझना, ये ऐसे था, घुमाया तो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठा। अब कोई कहेगा कि सर मुझे दाएं मोड़ना होगा तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको टिल्ट कर देते हैं, तो ये इधर की तरफ ऐसे मूव करने लग जाता है। मतलब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ही है ना, तो अगर आपको सीधा रखोगे तो ये ऊपर ही जाता जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर को ज़्यादा हाइट तक क्यों नहीं उड़ा पाते, कारण इसका पीछे ये है, क्योंकि जहां तक हवा होगी तभी तो क्या होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहे होंगे भाई, हवा को वो नीचे छोड़ेगा तभी तो हवा उस पर किधर फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ ही तो लगाएगी। तो इसका मतलब हवा को किधर फोर्स लगा रहा होता है, नीचे, तो रिएक्शन फोर्स किधर लगता है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ लग रहा होता है। फिर आप कहोगे कि सर यार मान लो नीचे उतारना होगा तो क्या करेंगे, तो नीचे उतारने में यूं उल्टा नहीं घुमाते हैं अपन, उसकी जो स्पीड है उसको कम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको नीचे लाने लग जाता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो आपने घुमाया, आप राइट साइड में घुमाना चाहते हो तो यूं चला जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में तो इसको टिल्ट कर दो तो वो ऐसे चला जाएगा। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कभी भी हेलीकॉप्टर को वहां पे मूवमेंट नहीं दे सकते, है ना। तो वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ही सबसे ज्यादा रोल हो रहा होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से अपन ने डायरेक्शन कैसे देखी, एक तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया फैन वगैरह का, है ना। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं, पहला एग्जांपल इन फैन एंगुलर डिस्प्लेस static weight of fan is high than moving condition, since when it moves it eject air downward, it eject air downward, and air make reaction force upward. That's why its weight reduces. ये जो मैंने हेलीकॉप्टर वगैरह का बताया बच्चों, आप लोग इसको खुद अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, है ना। आप लोग खुद ही लिख लेना, ताकि आप लोग को अपनी लैंग्वेज में जो बात मैंने बताई कि हेलीकॉप्टर के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा होता है,
कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ क्यों आता है, रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे समझ में आ गया हो तो रिप्लाई कर दे जल्दी से। और वो हेलीकॉप्टर वाला एग्जांपल लिख लेना। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अपने दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि हेलीकॉप्टर को ज़्यादा हाइट तक क्यों नहीं ले जाया जा सकता, रीज़न क्या होता है कि वहाँ अगर हवा नहीं होगी तो फिर अपन कोई रजिस्ट्री फोर्स नहीं होगा, मतलब जितना अगर ज़्यादा हाइट पे चले गए और अगर वहाँ पे एयर नहीं हुई तो हेलीकॉप्टर का कोई रोल नहीं है। दूसरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से होता है, हम शाफ्ट को ऐसे घुमाते हैं कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर आता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर नीचे उतारते टाइम क्या करते हैं, एंगुलर स्पीड को कम कर देते हैं। एंगुलर स्पीड को कम करने से क्या होता है, वेट ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। जब ऊपर ले जाना होता है तो अपन क्या करते हैं, उसकी एंगुलर स्पीड को ज़्यादा स्पीड से घुमाते हैं, जिसकी वजह से वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली या स्पीड का जो सिनेरियो था वो ज़्यादा डोमिनेंट रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों इसके अंदर अच्छे आते हैं, मतलब अपन ऐसे नहीं कह सकते। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये वाला एक्सप्लेनेशन भी आप खुद ही लिख लेना बच्चों। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स कौन से, कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसका जो आर्क बनेगा उसकी एक यूनिट डायरेक्शन होगी, जबकि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो आर्क बनेगा उसके पास बहुत सारी डायरेक्शन होगी, जिसकी वजह से लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो अपन स्केलर में रखते हैं और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के अंदर रखते हैं ना। चलो अब बात करते हैं अपन, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन की कैसे, जैसे मान लो कि ये सर्किल है और यहाँ से आप स्टार्ट हुए ए पॉइंट से और आप पहुँच गए इस जगह पे, कहाँ पे, बी पॉइंट पे। ये एंगल आप घूमे थीटा, ये आर और ये आर। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ए पॉइंट टूवर्ड्स B point, find out its displacement। क्या बताना है आपको कि ये जो पार्टिकल स्टार्ट हुआ A से किधर की तरफ, B की तरफ, तो B की तरफ जब ये स्टार्ट होता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, कहने का मतलब AB की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब देखो यहाँ पे जब अपन सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखो अब जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल होता है वेक्टर का। कैसे रोल होता है वेक्टर का, ध्यान से समझना। अगर अपन यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो मुझे ये बताओ, ये O और A, ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ठीक है, और एक ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या बोलेंगे कि इनिशियल पॉइंट तो ये है ना, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। तो अगर अपन कहें तो यहां पे क्या आ जाएगा, यही हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल मुझे दे रखा है थीटा,
और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मुझे क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है कि नहीं निकालना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये यहाँ पे ट्राइंगल लो लग रहा है, ट्राइंगल लो कैसे लग रहा है भाई, देखो क्या यहाँ पे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो ओ ए वेक्टर टेल हेड टेल हेड हेड टेल, यानी यही होगा। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। कितना आ गया, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब मुझे बताओ, मुझे यही तो निकालना है मैग्नीट्यूड में। अब मैग्नीट्यूड में कैसे निकालूंगा कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, ये बी आर वेक्टर के इक्वल है, ये भी आर वेक्टर के इक्वल है, और एंगल बिटवीन देम कितना है, थीटा। तो अब ये कैसे तरीके से निकालते हैं, अपन इसी तरीके से तो निकालते हैं कि अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, उनके बीच का एंगल जो थीटा होगा उसको कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यही तो करोगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r r और यहाँ पे कॉस थीटा। याद करो, इसको मैंने सॉल्व करना बताया था। अंडर रूट ऑफ, यह आ रहा है 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब मुझे ये बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा को मैंने ये भी लिखना बताया था आपको, कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ तो हमारा आंसर कितना आ गया भैया, ये आया देखो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2। और देखो एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, यही डिस्प्लेसमेंट जैसे अपन आर्क लेंथ के अगर बात करें तो आर्क लेंथ रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल कैसे आती है। तो आर्क लेंथ की जब अपन बात करते हैं, अगर मैं कहूँ थीटा स्मॉल है, क्या होता है थीटा स्मॉल, तो अपन ये लिखते हैं ना साइन थीटा बाई 2 ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा बाई 2 लिखोगे। जब थीटा बहुत स्मॉल है तो ये चीज लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर आप ये कह रहे हो कि ये वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और इसमें ये जो थीटा है वो बहुत कम है, तो ये वाला डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा कि यही हुआ ना, जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे किस पे, इस जगह पे, तो यहाँ आर्क लेंथ की वैल्यू क्या निकल के आई, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2 की जगह थीटा बाई 2, तो ये इससे कैंसिल कितना आ गया, रेडियस इनटू एंगल, और किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है और यही अपन ने निकाला है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप जा रहे हो और आपसे पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी सिंपल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये। अच्छा, एक और पॉइंट बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो नोट पॉइंट भी है। नोट पॉइंट कैसे है, अगर हमारे से पूछा जाए तो अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अपन उस क्वांटिटी को कह नहीं सकते हैं, यानी हर एक के लिए एंगल अलग अलग होगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, मान लो फ्रेम के अंदर ही मैं बताता हूं, जैसे ये ए पॉइंट था, ये अपन ले लेते हैं बी पॉइंट, और यहाँ पे ए से कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ सी और यहाँ तक गया, कहाँ तक, 30 डिग्री तक, और ये बी पॉइंट जो है बिल्कुल यहाँ 90 डिग्री वाले पे था। तो अगर मैं कहूँ तो अपन ये क्या कहेंगे कि विद रेस्पेक्ट टू ए सी का जो एंगल है वो क्या कहोगे, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या आप यूं कहोगे पाई बाय 6 रेडियन
है ना, और आप क्या कहोगे, डॉट लगाओगे यहाँ पे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। पर अगर मैं यहीं पे कहूं विद रिस्पेक्ट टू द बी, सी का जो एंगल होगा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 90 है तो 60 डिग्री हुआ ना, कैसे क्लॉकवाइज, या मैं ऐसे कह सकता हूं π/3 रेडियन, और यहाँ क्या लगा दूंगा क्रॉस। अब बताओ एक के रेस्पेक्ट में तो इनसाइड हो चुकी है डायरेक्शन और एक के रेस्पेक्ट में क्या हो चुकी है आउटसाइड। देखो ए से तो यूं ही जाओगे ना और बी से यूं ही जाना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ तो क्रॉस ही आने वाला है और यहाँ पे क्या आने वाला है डॉट। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा अगर हमारे से पूछा जाए तो किस टाइप की क्वांटिटी होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करने वाली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग पे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट उस पे चर्चा करते हैं कि ये तो अपन ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करी है। अब बात करते हैं बच्चों एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की नेक्स्ट जो अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसे अपन ने वहां पे पहले डिस्प्लेसमेंट देखा था, डिस्टेंस देखा था, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपन उसी क्वांटिटी के तरह चर्चा करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपन ऐसे कह सकते हैं, इसमें भी दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं, एक तो होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद इन ए टोटल टाइम इंटरवल। या आप ऐसे कह सकते हो, एवरेज का मतलब कैसे हो जाएगा, द टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in total time interval is called as average angular velocity। क्या हो गया, total change in angular displacement in total time interval is called as average angular velocity। या अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो ओमेगा जो एवरेज होता है क्या होता है, θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ से, इस जगह से, ये A पॉइंट है और आप चले गए B पे, A पे एंगल था θ1, यहाँ टाइम था T1, यहाँ पे एंगल हो गया θ2 और यहाँ पे टाइम कितना हो गया T2, ये B पोजीशन पे आ गए हो। तो A से लेके B तक जाने में जो हो गया, तो ओमेगा एवरेज की बात करें तो क्या आ गया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये ध्यान में रखना है अपने को कि हमेशा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब पहली चीज तो क्या देखी हमने, डिनोटेड बाय ये W जो होता है ना उसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है ना, और इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ओमेगा जो होती है वो कितनी होती है, रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे ये थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा, टाइम जो होगा वो सेकेंड के अंदर होगा। ठीक है, अब इसकी भी डायरेक्शन की बात करें तो ये भी क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन जो होगी उसकी सेम कैसी होगी, उसी की तरह होगी जिस तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की निकालते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज तो क्या लगाओगे डॉट, और क्लॉकवाइज होगा तो क्रॉस। ठीक है, और थर्ड इसमें भी अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें भी आप ऐसे कह सकते हो, इट इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए ये क्वांटिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। मतलब
जैसा ऑब्जर्व हो रहा होगा उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर चेंज आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसी के साथ पैरेलल में आपको बताता हूँ किसकी, इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, आप ऐसे कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time or angular velocity at any instant of time. Rate of change of angular displacement with respect to time or angular velocity at any instant of time, इसे ही अपन क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो तो जल्दी से रिप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि इसको किस तरीके से देखा जाएगा। तो इसको देखने का तरीका वैसे ही है जैसे अपन वहाँ देखते थे ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो क्या होती थी, ds/dt, कि डिफ्रेंशिएट कर दो डिस्प्लेसमेंट का किसके साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब क्या हो गया, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, सेम वो का वही है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की फॉर्म में बताऊं, मान लो मैं ऐसे बोल दिया कि इफ angular displacement of a particle varies theta is equal to t cube plus t square minus 2, find out average angular velocity from 1 to 3 second and instantaneous omega at t is equal to 2 सेकेंड। जो 2 सेकेंड है वहाँ पे तो आपको क्या बताना है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड वेलोसिटी बतानी है, तो वही चीज़ इसके अंदर। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चों, जैसे मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि थीटा मुझे दे रखा है कितना है, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2। तो टी इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं थीटा 1 निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आ गया, 0। अगर टी इज इक्वल टू 3 पे निकालूँ तो थीटा 2 कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आ जाएगा, 27 प्लस 9 36, 36 माइनस 2 तो ये आ गया 34 रेडियन। ठीक है ना। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें ओमेगा एवरेज की तो क्या आ जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1, कितना आ जाएगा, 34 माइनस 0 बटे 3 माइनस 1, क्या आ जाएगा, 17 रेडियन पर सेकेंड, 17 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर मैं इसी जगह पे इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा, इंस्टेंटेनियस ओमेगा, तो क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी टी करोगे कि नहीं करोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 0। जैसे ही आपने t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, यह आया एट t इज इक्वल टू 2। ओमेगा की जब अपन बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 12 प्लस 4 यानी कितना आ गया, 16 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो दोनों चीज़ें डिफरेंट आ सकती है, ऐसा दिमाग में ऐसा नहीं रखना है कि यार सर एक ही आएगी या क्या होगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट आ सकती है। एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवरेज वाले में आ रही है और एक किसमें, इंस्टेंटेनियस में, तो दोनों में डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है ना।
अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे ये तो आपने बोल दिया सर ये ओमेगा जो है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि लीनियर वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि डायरेक्शन भी क्या होती है, अलग अलग। जैसे मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा चीज बताता हूं, मान लो ये आर्क अपन ने बनाया, कहां से, ए से लेके आप बी तक गए, ये थीटा एंगल हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पे कहूंगा तो ये क्या है हमारी, मैं वही चीज आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूं ताकि आपको यहां पे चीजें क्लियर हो जाए। ये क्या है, आर्क लेंथ है ना, और ये क्या है, एंगुलर लेंथ या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कह दो, ज़्यादा कंफ्यूज वाली चीज़ नहीं बोलूँगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है वो क्या है, आर्क डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको बहुत छोटा कर दो, छोटा करते ही क्या होगा, देखो मैं आप लोगों को जो चीज़ बता रहा हूँ वो क्या है, क्या यहाँ आर्क डिस्प्लेसमेंट जो है बराबर आ जाएगा ऑलमोस्ट किसके, आर्क लेंथ के। कब, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर मैंने एंगल को बहुत कम कर दिया, इतना सा कर दिया, देखो ये जो आप लोग देख ही नहीं पाओगे, तो यहाँ पे अगर मैं आर्क लेंथ कहूँ या डिस्प्लेसमेंट कहूँ, बात तो बराबर ही हो गई ना। तो ये जब थीटा स्मॉल हो चुका है तो ये कंडीशन आ चुकी है। तो मुझे ये बताओ, ये वाली जो चीज़ है, यही तो कहोगे कि आर्क डिस्प्लेसमेंट ही तो रेस्पॉन्सिबल होगा, आर्क डिस्प्लेसमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में अगर आप कहोगे जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है भैया, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is responsible for angular velocity। तो मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ पे इस स्मॉल एंगल को, जैसे मैंने डी थीटा बोल दिया, तो हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं सर। तो अब देखो, अपने को पता है आर्क लेंथ, क्या, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। ये लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे एंगल और रेडियस, एंगल जो होना चाहिए वो किसके अंदर होना चाहिए, रेडियन के अंदर। किसमें होना चाहिए, रेडियन, है ना। पर अगर मैं ढंग से यहाँ पे देखूं, क्या करूं, ढंग से अगर यहाँ पे देखो तो देखो एक चीज समझना, क्या यहाँ आर वेक्टर, यहाँ आर्क वेक्टर, यूं कह दो कि एस वेक्टर, ये आर वेक्टर, और आउटसाइड जो है वो क्या है, थीटा। क्या है, आउटसाइड जो है वो कितना है, थीटा है। अब मुझे बताओ, मैं किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा कि ये आएगा। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें निकालूं तो किस तरीके से निकालूंगा। तो देखो बच्चों, आप लोग अगर यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने अगर थीटा की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, क्या करा, राइट हैंड फिंगर्स इन थीटा डायरेक्शन एंड रोटेट टूवर्ड्स आर वेक्टर, तो क्या होगा, ये और यूं घुमाया तो किधर की तरफ आया, ऊपर की तरफ, यानी एस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। हुआ कि नहीं हुआ, ये एक समझने के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है, क्रॉस आर,
या आप वैसे भी करके देख लो, थीटा क्रॉस डी आर बाई डी टी, यही तो करोगे, मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओगे तो। पर अपने को पता है सिंस डिस्टेंस इज फिक्स, डिस्टेंस इज फिक्स, तो अपने को पता है डी आर बाई डी टी तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इंटू आर वेक्टर। तो आप ऐसे कह सकते हो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। यानी अगर कभी मुझे लीनियर वेलोसिटी दे रखी है, क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी दे रखी है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है ना। और ये आर वेक्टर क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आर वेक्टर यहां पे जो होता है बच्चों वो क्या होता है, हिंज, या जिसे आप कह सकते हो सेंटर टू पॉइंट। मतलब अगर मुझसे कहा जाए पॉइंट इस जगह पे, सेंटर उस जगह पे, तो फाइनल तो पॉइंट होगा इनिशियल वो। आर वेक्टर कैसे बनाओगे, तो फाइनल जो भी उसके कोऑर्डिनेट है माइनस सेंटर के कोऑर्डिनेट, जैसे मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही बताऊंगा, जल्दी से नोट करो। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर होगी हो तो रिप्लाई कर दो जल्दी। अब देखो मैं इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूं। आर वेक्टर क्या बोला मैंने, वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट, वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट, यानी सेंटर से स्टार्ट करते हुए कहां पे जाना है, पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब जैसे v वेक्टर की बात करें, लीनियर वेलोसिटी की, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूं, ए पार्टिकल इज मूविंग इन circular path from having center at 1, -1, 2, start from A 2, 1, -1, find out linear velocity if angular velocity is ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू आई के माइनस जे के प्लस के के। ये दे दिया हमें, क्या दे दिया, आई के माइनस जे के प्लस के के। तो अब आर वेक्टर कैसे बनाओगे, आर वेक्टर जब सॉल्व करूंगा तो भैया ये सेंटर ये आर, तो ये O है ये A है, तो आपको OA वेक्टर बनाना है, O से स्टार्ट करके A की तरफ जाना है। क्या जाएगा, 2 - 1 आई केप प्लस 1 -1 जे केप प्लस -1 -2 के केप, यही आएगा। तो क्या आया, आई केप प्लस 2 जे केप माइनस 3 के केप, यानी ये आर वेक्टर आ चुका है। अब लीनियर वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, यानी ओमेगा आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, और ये क्या है, क्रॉस आई केप प्लस 2 जे केप माइनस 3 के केप। तो क्या करें, आई जे के, ये आएगा 1 -1 1 और ये 1 2 -3 आ गया। अब कैसे करोगे, आई केप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस इन दोनों का 2 माइनस जे केप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -3 माइनस इन दोनों का -1 प्लस के केप, क्या आ जाएगा 2 -1 कितना आया, आई केप प्लस 4 जे केप प्लस 3 के केप। ये हमारा आंसर आ चुका है किसका, वेलोसिटी का। इस तरीके से अपन लीनियर वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं ज़्यादा
इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ चैप्टर को, अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इसके